अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मुल्क में 11 अप्रैल 2022 को कायम होने वाली नून लीग की इत्तेहादी हुकूमत आज ख़त्म हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज कौमी असम्बली में अलविदाई खिताब करते हुए ऐलान कर दिया है कि मैं आज सदर मुमलिकत को असम्बली तहलील करने की समरी भेज दूंगा और निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर मुशावरत के लिए कल अपोजिशन लीडर राजा रियाज से मुलाकात करूंगा। जबकि अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने जी न्यूज़ से बात करते हुए कहा है कि किसी किस्म का डेडलॉक नहीं है, 3 दिन का वक्त है, कोशिश करेंगे कि वज़ीर आज़म और मैं किसी एक नाम पर मुत्तफिक हो जाएं। कौमी असम्बली आज तहलील हो रही है और शहबाज शरीफ और राजा रियाज अगर असम्बली टूटने के 3 दिन के अंदर निगरान वज़ीर आज़म के लिए किसी एक नाम पर मुत्तफिक ना हुए तो मामला पार्लिमानी कमेटी में जाएगा, जिसके पास भी मजीद 3 दिन होंगे और इत्तफाक़ राय ना होने की सूरत में फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा, जिसके पास 2 दिन होंगे। यानी ये सारा अमल ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन में मुकम्मल हो जाएगा। यानी शहबाज शरीफ असम्बलियों की तहलील के बाद भी मजीद 8 दिन वज़ीर आज़म रह सकते हैं। शहबाज शरीफ और राजा रियाज की जानिब से निगरान वज़ीर आज़म के लिए उम्मीदवार कौन लोग हैं, इस हवाले से कोई नाम सामने नहीं आए हैं। ताहम ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी और साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी के नाम दिए हैं, जबकि एमक्यूएम पहले ही गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का नाम दे चुकी है और इस बात की तस्दीक भी कर चुकी है। द न्यूज़ के तहकीकाती सहाफ़ी उमर चीमा से जानते हैं कि क्या मामलात हैं, क्या होने जा रहा है। उमर चीमा साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। सब बहुत सारे नाम चल रहे हैं, डॉक्टर हफीज़ शेख साहब हैं, जलील अब्बास जिलानी साहब, डॉक्टर इशरतुल इबाद, इसहाक डार, ये जेनरली नाम चल रहे हैं जिनको वाकई जेनरली कंसीडर भी किया जा रहा है, या बस अफवाहें हैं कि कोई अपनी तरफ से ये नाम फ्लोट कर रहा है और अपनी तरफ से भरपूर लॉबी भी कर रहा है? शाहजेब, असल में अगर तो आप मेरे से ये पूछें कि कितने को नाम जो हैं जिनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस हुई है, तो वो दर्जनों में है। एंड आई मीन इट, यानी कि मैं आपको वैसे कोई तुक्का नहीं लगा रहा, मैं इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ कि दर्जनों में है वो नाम जिनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस ली हुई है। तो पता नहीं कितने लोग हैं कि जो इस टाइम दुआएं मांग रहे होंगे कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ। बाकी ये नाम जो हैं अभी तो यही चल रहे हैं, जो बज़ाहिर जो फ्रंट रनर्स हैं, हफीज़ शेख हैं या जलील अब्बास जिलानी जो हैं वो आज के प्राइम मिनिस्टर वो थे। अब ये देखें कि कल कौन सा नाम चलता है। और मेरा ख्याल है कि शायद पहले कभी इतनी ज़्यादा सीक्रेसी इन्वॉल्व नहीं हुई कि जो इस दफ़ा है कि बहुत से सीनियर लोग जो हैं वो भी इस मामले में बेखबर हैं कि किसका नाम फ़ाइनल हो रहा है या किसका नाम ज़्यादा संजीदगी से जो है वो अंडर कंसिडरेशन है। और जो नाम कंसिडर हो रहे हैं वो सिर्फ रिटायर्ड जनरल्स या ब्यूरोक्रेट्स या पॉलिटिशियंस के नहीं हैं, उसमें कुछ जनरल्स भी शामिल हैं। तो अब ये देखें, यानी अब आपने देखा होगा कि इसहाक डार साहब का नाम शुरू में चला, वो ड्रॉप हो गया, लेकिन ये है कि मैं अभी तक उनको रूल आउट नहीं कर रहा। यानी कि ऐन मुमकिन है कि आखिरकार ये हफीज़ शेख बेचारे जो हैं ये रस्ते में रह जाएं और पता चले कि इसहाक डार जो है उनके नाम पर कंसेंसस हो गया। तो अभी ओवरऑल यही है, यानी कि जो मेन नाम है। अच्छा, मगर डार साहब का नाम रूल आउट ना होना वजह क्या है? क्योंकि हुकूमती वज़रा की तरफ से भी हमने देखा कि मिक्स बयान इस हवाले से आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से सवाल हुआ तो ऐसा लगा जैसे ऑलमोस्ट नो कह रहे हैं मगर कह नहीं पा रहे हैं। तो ये क्या नवाज शरीफ साहब की ज़िद की वजह से है कि इसहाक डार साहब अभी तक रूल आउट नहीं हुए, या कोई और वजह है? मेरे ख्याल है उनकी ज़िद भी है और ज़िद के पीछे उनका एक विज़डम है। यानी कि मैं उनके विज़डम से डिसएग्री कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको वो बता रहा हूँ कि जो एक उसके पस मंज़र में जो सोच चल रही है वो ये है कि इन्हें किसी न किसी तरीके से, आप इसको खुशफहमी कह लें या हकीकत पर मबनी उनकी कोई अंदाज़े हैं, उनका ये ख्याल है कि हम कोई 6 माह तक इकानमी को बेल आउट कर लेंगे, यानी कि हम जो है कोई एक क्राइसिस से निकल आएंगे। तो अगर ये मामला गो के जिसने भी आना है, जो आगे केयर टेकर सेटअप भी आता है, तो जिस डायरेक्शन पे हम जा रहे हैं वो उसको उसी तरह लेकर जाएगा, लेकिन वो चाहते हैं कि ये क्रेडिट किसी और के पास ना जाए। अल्टीमेटली यही बात है जी कि जो नवाज शरीफ की टीम है उन्होंने इस मुल्क को क्राइसिस से निकाला है, ना कि कोई हफीज़ शेख आ जाएँ ये क्रेडिट उनको चला जाए या मुतनाज़ा हो जाए जी कि इसहाक डार ने निकाला है या हफीज़ शेख ने निकाला है, या हफीज़ शेख ने आके ज़्यादा उसको इंश्योर किया कि IMF की कंडीशंस जो हैं उन पर हम जो है बिल्कुल मनोअन उस पर अमल करें और उसकी वजह से ये हुआ है। तो बज़ाहिर तो ये है कि कोई भी इकानमिस्ट भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि 6 माह तक हम जो है इस क्राइसिस से निकल आएंगे। लेकिन जो एक बैक ऑफ द माइंड जो बात चल रही है इसहाक डार पर, जो वो इसरार कर रहे हैं
इस चीज़ के बावजूद कि पार्टी के अंदर भी इस पर इख्तलाफ मौजूद हैं, एतराज़ मौजूद हैं, लेकिन वो जो कर रहे हैं, जो उधर से कोई एक रैशनल उधर से फ्लोट हो रहा है कि क्यों कर रहे हैं, तो वो ये बताया जाता है। ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई है कि क्रेडिट मिल जाए कि 4-5-6 महीने अगर निगरान सेटअप चलता है तो उसमें जो कुछ हो, अगर कुछ हो तो उसका क्रेडिट भी नून लीग को मिल जाए, नवाज शरीफ साहब को मिले। यही वजह है या कहीं ना कहीं ये डर भी है कि क्योंकि निगरान सेटअप इतना तवील होगा तो पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, इसलिए हमारा अपना बंदा हो, या फिर इत्तेहादियों के साथ अदम इत्तेफाकी भी इस बात में शामिल है जिसकी वजह से नाम नहीं फाइनल हो रहा है और सीक्रेट रखा हुआ है। ये बात भी असल में दुरुस्त है। मेरा नहीं ख्याल कि इसहाक डार साहब के नाम पर एतराज़ की हद तक रावलपिंडी को भी कोई एतराज़ नहीं है, और यानी कि वो ऑन बोर्ड है, यानी कि उन्हें इस मामले में एतराज़ नहीं है। जो एतराज़ ज़्यादा आ रहा है वो इत्तेहादियों की वजह से आ रहा है, वो पार्टी के अंदर से आ रहा है। तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से मेरा ख्याल है, और ये एक अहम फैक्टर है कि जिसके सबब अभी तक ये चीज़ें सीगा राज में रखी जा रही हैं या ये तूल पकड़ रही हैं। अदरवाइज़ ऐसी कोई ना तो पहले तो ये मामला होते थे जी कि कोई अपोजिशन है जी, इमरान खान अपोजिशन में है तो वो नाम पे नहीं इत्तफाक कर रहे, 3 उनकी तरफ से आने हैं, 3 इनकी तरफ से आने हैं। जिस तरह पंजाब में भी इसी तरह हुआ कि मामला आगे इलेक्शन कमीशन के पास गया, अभी वो वाली सिचुएशन भी नहीं है। तो अगर जो है आपकी अपोजिशन भी अपनी ही है, राजा रियाज साहब जो है यानी कि आपके अपने ही हैं, और कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी अभी जो गवर्नमेंट के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो जो अभी सोच विचार चल रही है वो इसी वाले से चल रही है। और जो तहीर आ रही है उसका भी मेन सबब ये है कि अल्टीमेटली एफर्ट ये हो रही है कि किस तरीके से क्या मुमकिन है कि इसहाक डार जो हैं उनके नाम पर कंसेंसस इवॉल्व किया जा सके, या कि उस वाले से अगर कोई कानूनी कोई मसाइल आते हैं तो उसका उन चैलेंजेस को हमने किस तरह एड्रेस करना है। इसलिए भी कि आपको याद होगा कि रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ने जो केपी की गवर्नमेंट है उनको उन्होंने डायरेक्ट किया है कि जो लोग इस टाइम कैबिनेट में ऐसे लोग हैं कि जिनका तल्लुक किसी न किसी सियासी जमात के साथ है तो आप उनको हटा दें। तो लिहाजा ये इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शन भी बड़ी क्लियर है। तो इस चीज़ को सोचते हुए, फ़र्ज़ करते हुए कि अगर इसहाक डार जो हैं उन पर वाकई इत्तफाक हो जाता है, उनको लेकर आ जाते हैं, तो क्या इलेक्शन कमीशन का ये जो पॉइंट है क्या लीगली कंटेस्टेबल है या नहीं, एक ये चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि इत्तेहादी जो हैं उनको हमने किस तरह अपने साथ एडजस्ट करना है। मतलब जो इत्तेहादियों की बात की आपने, MKM ने ज़ाहिर कामरान टिसोरी साहब का नाम दे दिया, जो पीपल्स पार्टी है वो भी अपनी तरफ से पुश कर रही है कि जो वो नाम दें उसी को निगरान वज़ीर आज़म बनना चाहिए, या नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट के कंसेंसस पर छोड़ दिया है पीपल्स पार्टी ने कि आप लोग डिसाइड कर लें? देखें, पीपल्स पार्टी के डेफिनेटली वो नाम तो पुश कर रही है, लेकिन यह है कि मेरे ख्याल को पीपल्स पार्टी का इस तरह का कोई कैंडिडेट नहीं है जिस तरह का इसहाक डार हो। यानी कि जिस तरह ये जलील अब्बास जिलानी साहब हैं, अगर आपको याद हो 2018 में भी जलील अब्बास जिलानी साहब का नाम आया था। इत्तफाक की बात है कि जो PMLN की गवर्नमेंट है उनकी तरफ से तसद्दुक़ जिलानी साहब का नाम आ रहा था, और जो पीपल्स पार्टी जो उस टाइम अपोजिशन लीडर जो हैं खुर्शीद शाह साहब, उनकी तरफ से 2 जिलानी आ रहे थे। ये जो जलील अब्बास जिलानी थे, एक सलीम अब्बास जिलानी हैं जो उनके भाई हैं या उनके कज़न हैं जो कि रिटायर्ड सेक्रेटरी डिफेंस हैं। तो दोनों के नाम जो हैं वो उस टाइम फ्लोट हो रहे थे। तो ये असल में पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं। ये यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं उनके भी करीब हैं, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी के तो दोनों अजीज़ हैं, वो तसद्दुक़ जिलानी हो या ये जो जलील अब्बास जिलानी हो, वो दोनों। तो लिहाजा पीपल्स पार्टी का मेरे ख्याल है कि उस तरह का कोई कैंडिडेट नहीं है कि जो इस टाइम एक एक्टिव पॉलिटिक्स में हो जिस तरह से इसहाक डार साहब हैं, या जो कि इस टाइम मौजूदा गवर्नमेंट का हिस्सा हो। मेरा नहीं ख्याल कि उनकी तरफ से कोई ऐसा है, या यही ना हो कि फाइनली वो इस चीज़ पर अगर एग्री नहीं करते तो वो ये कहें जी कि शहबाज शरीफ साहब खुद ही कहें जी कि मुझे ही बना लें आगे कुछ 6 माह के लिए, कि पीपल्स पार्टी भी इन पर एग्री कर जाए। क्या इसकी भी कोई पॉसिबिलिटी है क्या कि शहबाज शरीफ साहब भी आगे कंटिन्यू कर लें? ये वैसे शहबाज साहब जो है ना, यानी वो ये ख्वाहिश रखते ज़रूर हैं, यानी कि वो पूरी होती है या नहीं होती ये एक अलग बात है। बहुत शुक्रिया उमर जी साहब, इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर, नून लीग के सीनियर रहनुमा। खुर्रम दस्तगीर साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। मतलब मामला कहाँ अटका हुआ है? शहबाज शरीफ साहब का निगरान वज़ीर आज़म बनने का शौक़, या फिर नवाज शरीफ साहब का इसहाक डार साहब को हर हाल में निगरान वज़ीर आज़म बनाने की ख्वाहिश?
शादेब, इस मामले के दो मराहल हैं ना। एक मरहला जिसमें इस वक्त ज़ेर गौर है वो ये है कि तमाम जो हुकूमती जमातें हैं जो इस कोalition का हिस्सा थी, उन्होंने आपस में एग्री करना है। अगरचे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मेजर पार्टीज़ थीं, लेकिन मौलाना फजल रहमान से भी मुशावरत होनी है, अख्तर बैंगल साहब से भी मुशावरत होनी है, बाप पार्टी से भी मुशावरत होनी है, ANP से भी मुशावरत होनी है। तो प्रोसेस जो है वो वहाँ इस वक्त मौजूद है, क्योंकि उस प्रोसेस से जो नाम निकलेंगे फिर वही राजा रियाज साहब से डिस्कस होंगे और आगे चलेंगे। और इसमें जो डिबेट है वो इसी बात की है कि क्या जो बुनियाद है निगरान वज़ीर आज़म बनाने की वो क्या है। हमारी नज़र में, मुस्लिम लीग नून की नज़र में वो यही है कि कोई ऐसा शख्स होना चाहिए, किसी भी पार्टी का नॉमिनी हो, जो मुआशी इस्तेहकाम का अमल शुरू हुआ है उसमें तातुल ना आने दे और उसको लेकर चले इंतखाबात तक। तो दूसरा इशू ये कि हमने जो न्यूट्रल्स देखे हैं इससे पहले, बड़े बड़े अच्छे और मोतबर लोग थे, जस्टिस नासरुल मुल्क थे, लेकिन जस्टिस नासरुल मुल्क जैसे लोग भी 2018 के इंतखाबात की चोरी को नहीं रोक सके थे। तो अब जो कानून जिस नहज पर पहुंचा है इलेक्शन का, अब इलेक्शन करवाना मुकम्मल तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। मौजूदा हुकूमत की जो जिम्मेदारी थी उनको फंड्स देने की, वो हमने 50% से ज़्यादा फ़ंड उनको फराहम कर दिए हैं, वो इलेक्शन की पूरी तैयारी कर सकते हैं। और सिक्योरिटी जो इदारे हैं उनकी तरफ से भी कमिटमेंट है। तो हमने तो अपनी कमिटमेंट जाहिर कर दी है, ये जब आपने आम बात की कि नासिर मुल्क साहब जैसी जो शख्सियत थे, ममालिक से वो भी इन्वेस्टमेंट लाने का अमल है, उसको जारी रखना है, वो भी नहीं रोक सके थे। नासिर मुल्क साहब जैसी शख्सियत भी, जो कुछ 2018 में हुआ हमें नजर आया कि क्या क्या हो रहा था। तो फिर इतना सोचो विचार क्यों, जब अगर उसका इतना रोल ही नहीं होना है। और वैसे भी अब तो आप लोग रॉन्ग साइड पे भी नहीं है एस्टैब्लिशमेंट के, आप लोगों को ये खतरा हो कि आपके खिलाफ धांधली हो जाएगी। इस वक्त तो तहरीक इंसाफ रॉन्ग साइड पर है, तो फिर भी आखिर तक क्यों इतना मसला है कि अनाउंस ही नहीं कर पा रहे हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन और वज़ीर आज़म बैठ ही नहीं पा रहे हैं। हालांकि आज रात उन्होंने कहा कि वो भेज देंगे, जिसमें भी तकरीबन 2.25 घंटे रह गए हैं असेंबलियों की तहलील का मामला। जी, तो यही जिस बुनियाद पर यह फैसला होना, इस दफ़ा ये बुनियाद उस तरह नहीं होगी कि हमें कोई एक न्यूट्रल और मोतबर आदमी चाहिए या खातून पाकिस्तानी शहरी जो ये काम कर सके। यहाँ आई थिंक जो प्राइमेसी है या जो जिसकी तरफ तरजीह है वो यही है कि जो मुआशी बहाली का अमल है उसमें तातुल ना आए आने वाले जो ये केयर टेकर के महीने हैं, ताकि हम इलेक्शन तक पाकिस्तान की मुईशत में मज़ीद कोई तातुल ना आए, कोई सस्पेंशन ना आए। और अगर जो आने वाली इन्वेस्टमेंट है वो फिर हुकूमती प्रोसेस में से आगे चलती रहे जब तक अगली हुकूमत आकर फिर उसको फाइनलाइज नहीं कर देती। इसलिए ये बहुत सारे नाम हैं, अच्छे नाम हैं, उन पर गुफ्तगू होगी और फैसला बहुत जल्द हो जाएगा। उमर चीमा साहब की स्टोरी को कंफर्म कर रहे हैं कि अभी जो सिलसिला शुरू हुआ है जिसके तहत इन्वेस्टमेंट मुतवक्के है वो आए तो क्रेडिट नून लीग को मिल जाए, इसलिए नवाज शरीफ साहब पुश कर रहे हैं कि इसहाक डार साहब भी हों, मगर शायद पार्टी के अंदर भी अपोजिशन है, शहबाज शरीफ साहब भी नहीं चाहते हैं कि इसहाक डार साहब हो। नहीं, देखिए ये तो सब कियास आराइयाँ हैं। ये 15 महीने की जो वसीउल बुनियाद हुकूमत थी, सबको इसकी जिम्मेदारी उठानी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी उठानी है, JUF को उठानी है। यानी वो एक हमारे बहुत मोतबर वज़ीर थे जो हमारे कॉलीग थे, शाहजहान बुख्ती साहब, जो एक बंदे की जमात है, या ANP है जिनके एक रुकन थे हमारे भाई अमीर हैदर होती साहब, उनकी भी उतनी बराबर जिम्मेदारी है मुईशत के मामले में, जमहूरियत के मामले में, पार्लियामान के मामले में, खारजा पॉलिसी के मामले में। तो जहाँ अच्छाइयाँ हैं जिसका क्रेडिट सब लेंगे, तो वहाँ जो अगर मुश्किलात और चैलेंजेस है उसका भी सबने क्रेडिट इकट्ठा लेना है। लेकिन ये एक यूनिक एक्सपेरिमेंट हुआ है शाहजेब पिछले 15 महीनों में कि इतनी जमातें इकट्ठी चली, यूनाइटेड रहीं। तो ये जो आखिरी अमल है मुशावरत का निगरान वज़ीर आज़म के लिए, मुझे ये तवक्को है कि जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने बड़े आसान तरीके से सारे प्रोसेस को चलाया 15 महीने, इतना लेट उसको भी प्रॉपर्ली स्टेयर कर लेंगे। पहले भी हुआ है क्योंकि ज़ाहिर है ये तीसरी असेंबली है जो अपनी मुद्दत पूरी कर रही है। अनफॉर्चुनेट है कि किसी वज़ीर आज़म ने अपनी नहीं मुद्दत पूरी की, बट असेंबली तीसरी ज़रूर है 2008 के बाद जो अपनी मुद्दत पूरी करेगी। 2013 में पूरी हो रही थी तो इतना ना सीक्रेट था, ना इतना तबादत का शिकार था, ना 2018 में था। ये अचानक क्या है कि हमें नज़र आया कि अगर वज़ीर आज़म ने लोगों को एतमाद में लेना था पहले ले लेते। नवाज शरीफ साहब तो भाई हैं, बार बार वज़रा में बड़ा तजाद पाया जाता है। कोई कहता है नहीं जी ये तो सेल थ्रू ही नहीं करेगा, ख्वाजा साहब कहते हैं जब इसहाक डार साहब का नाम होता है, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं नहीं जी वो अभी तक इसहाक डार साहब का जो नाम है वो ऑन कार्ड्स है। तो ये क्या हुआ है अचानक ऐसा? ये अदम एतमाद विद इस्टेब्लिशमेंट है, अपने अंदर अदम एतमाद है, इत्यादियों के साथ अदम एतमाद है, क्या है? नहीं शाहजाब, ये तजर्बा इमरानी के खंडरात हैं।
जिनको हमें एक एक ईंट करके दोबारा से तामीर करना पड़ा है। हमें पाकिस्तान के मालियात के खंडरात मिले, हमें पाकिस्तान के खारजा पॉलिसी के खंडरात मिले, हमें पाकिस्तान की जमहूरियत के खंडरात मिले, हमें पाकिस्तान की वफाकियत के खंडरात मिले। और उसके ऊपर जो है अल्लाह ताला की मर्ज़ी थी, सैलाब आ गया, एक क्राइसिस मुख्तलिफ एक शाम का हमें बार बार सामना करना पड़ा मुख्तलिफ बुरानों का। तो उसकी वजह से ये एक यूनिक सिचुएशन है कि बड़ी मुश्किल से अब इकॉनमी जो पिछले 15 माह में से गालिबन हम कहते हैं 12 माह जो है वो बड़ी मुश्किल का शिकार थी। पिछले 3 माह से उसमें कुछ ठहराव पैदा होना शुरू हुआ है। तो अब सबकी ये ख्वाहिश है कि ये जो इकॉनमी के अंदर बेहतरी आई है, इसको किसी तरह इस सस्पेंशन का शिकार नहीं होना चाहिए। फिर जब नहीं होना चाहिए तो फिर ऐसा तो फिर क्या आप लोगों की तरफ से इसहाक डार साहब का ही नाम आएगा? मगर अगर उनका नाम नहीं आगे बढ़ना है तो क्या डॉक्टर हफीज शेख का नाम राजा रियाज साहब की तरफ से आएगा और फिर वजीर आजम उस बात को मान लेंगे, ताकि आप लोगों पर यह बात ना आए कि डॉक्टर हफीज शेख साहब तो ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनका नाम ख्याल किया जा रहा है, उनका नाम तस्वुर किया जा रहा है, उनके खिलाफ आप लोग भरपूर कैंपेन चलाते रहे हैं। इसहाक डार साहब ने तो ये पिछले दिनों कह दिया कि जिन्होंने मईशत को यहाँ तक पहुँचाया है उन्हीं के नाम गर्दिश कर रहे हैं कि उन्हें निगरान वज़ीर आज़म बना दिया जाए। तो फिर ये भी नाम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफी की तरफ से आ सकता है या राजा रियाज साहब की तरफ से आएगा और फिर आगे बढ़ जाएगा? देखिए, हम सब इसके ऊपर क्या सराई कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने मुशाहिदा किया है, जो हकाइक हैं काबीना के अंदर से, वो ये है कि इस काबीना की मुकम्मल इत्तेहाद और सपोर्ट शहबाज शरीफ को हासिल रही है और आज तक हासिल है। तो मुझे तो ये तवक्को है कि ये मामला भी बड़ी खुश असलूबी से वज़ीर आज़म, आपको पता है आखिरी वक्त तक उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियाँ वो अदा कर रहे हैं। तो जब आज शब उनको कुछ फरागत होगी और वो पूरी तरह इस पर फोकस करेंगे तो फिर मेरा ज़्यादा देर नहीं लगेगी एक अच्छे और बेहतर नाम तक पहुंचने के लिए। अच्छा, और जो ज़ाहिर आप क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, गुजरावाला से नून लीग जीतती है, मगर एक जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स करता है उसके लिए एक 5-6 महीने की कैंपेन चलाना ज़ाहिर है एक दर्द सर से कम नहीं है, एक मुश्किल काम से कम नहीं है कि कैंपेन बजाय 2-3 माह के 5-6 माह होगी। मगर क्या इसकी वजह यही है कि आप लोगों को नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब गिरफ्तार तो हो गए हैं मगर अभी भी पीटीआई बहुत पॉपुलर है, आप लोगों के लिए इलेक्शन लड़ना मुश्किल होगा, इसलिए टाइम मिले कि नवाज शरीफ साहब वापस आएँ, कैंपेन करें, अपने मुकदमात से निपटें। आप लोगों को टाइम चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश से ज़्यादा आप लोगों की ख्वाहिश है कि आप लोगों को वक्त मिले इस सारे के सारे प्रोसेस में इलेक्शन के लिए तैयार होने का। हम अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ की क़यादत में अगले 90 दिन में भी पूरी तरह तैयार हैं अवाम के पास जाने के लिए। ऐसा कोई इशू नहीं है कि हम वक्त पर इंतखाबात ना हो। और मैं अभी भी तमाम तर अगरचे मीडिया इस पर मुत्तफ़िक है, लेकिन मैं इस खुशगुमानी का शिकार हूँ और इसके लिए हम कोशिश करेंगे पूरी कि इंतखाबात अगले 90 दिन में आइन के मुताबिक हों। इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारा काम जो नई हल्का बंदियों का था इस साल के आगाज़ में कर लिया था, उसका एक ड्राफ्ट बन चुका है। तो अगर उस पर फोकस होगा तो ये 90 दिन में भी इंतखाबात होंगे। 90 दिन के इंतखाबात ही बेहतर होंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम से रुजू करना अब ज़रूरी है। असम्बली अपनी मुद्दत मुकम्मल कर रही है और अवाम की तरफ से जो मैंडेट आएगा वो फिर स्ट्रेंथन करेगा ये जो इकोनॉमिक वो दुरुस्त है। मगर इसमें भी मसला है कि शुरू किया काबीना के आगे चलेंगे। एक ही काबीना के वुज़रा जो कि एक ही पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं उनकी राय क्यों नहीं मिल रही होती है? क्योंकि जो आपकी खुशगुमानी है वो राना सनाउल्लाह की गलतफहमी बन जाती है फिर, क्योंकि वो कह रहे हैं मुझे 2023 में इंतखाबात ही नहीं होते नजर आ रहे हैं, यानी कि 120 दिन के अंदर 100 दिन के अंदर भी इंतखाबात नहीं होते नजर नहीं आ रहे। शाहज़ेब, इसका मतलब ये है कि इस पर कोई बाकायदा फैसला नहीं हुआ। ये 5-6 महीने की बात पर भी कोई बाकायदा फैसला या सोच नहीं है। तो जब बाकायदा फैसला और सोच नहीं है और मुशावरत अभी तक तो नहीं हुई, तो फिर गालिब कयास हमें हमेशा आईने पाकिस्तान पर रखना है जो ये कहता है कि अगर असम्बली वज़ीर आज़म तहलील करते हैं तो इंशाअल्लाह 90 दिन के अंदर इंतखाबात होंगे। और पाकिस्तान की आवाम की राय जो है, असल हमारा चैलेंज ये है और इलेक्शन कमीशन का चैलेंज ये है कि ये इलेक्शन 2018 के बरक्स सही मानों में साफ, शफाफ और गैर आइनी मुदाखलत से पाक हो। फिर पाकिस्तान की आवाम जिसको मुंतखब करे वो इंशाल्लाह चारों सूबों में और वफाक में हुकूमत बनाएंगे। बहुत शुक्रिया। खुर्रम रज़ी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। पीपल्स पार्टी सारे मामले में क्या सोच रही है, क्या उनका भी कोई फेवरेट उम्मीदवार है, क्या वो भी इसहाक डार साहब पर राज़ी हैं? बात करेंगे।
सारे मामले पर पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है, कहाँ खड़ी है, मामले खुशी वज़ीर आज़म और सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम गुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुंडी साहब, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। जो बात हो रही है वो नून लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है कि जी वो इसहाक डार साहब को लगाना चाहते हैं ताकि क्रेडिट मिल जाए, क्योंकि इंतखाबात तो अब शायद 2024 में जाके होंगे, जनवरी के महीने में, या फिर 90 दिन की लिमिट में नहीं हो पाएंगे। पीपल्स पार्टी क्या किसी नाम को नहीं पुश कर रही है? कोई ख्वाहिश नहीं है आप लोगों की तरफ से कि जी कौन वज़ीर आज़म होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें शाहज़ेब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपने नाम दिए हैं, PMLN ने भी दिए हैं, बाकी इत्तेहादी जमातों ने भी दिए हैं। उस पर डेफिनेटली डिबेट हुई है, हो रही है। मुझे अब पूरा वो नहीं है कि कौन कौन से नाम पे ज़्यादा डिबेट होगी, लेकिन 3 नाम शॉर्ट लिस्ट होंगे और वो लीडर ऑफ द अपोजिशन से जो है वो बातचीत होगी उसके ऊपर, और 3 नाम वो देंगे। 6 में से एक शख्स ने जो है वो वज़ीर आज़म बनना है। अब देखते हैं कि वो 3 नाम लीडर ऑफ द हाउस किस किस के लेके लीडर ऑफ द अपोजिशन के पास जाते हैं। मगर साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी और साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी, इन दोनों के नाम क्या आपकी तरफ से गए हैं? देखिए, मैं उस कमेटी का मेंबर नहीं हूँ, लेकिन मैंने मीडिया के ज़रिए सुना। जलील अब्बास जिलानी का नाम तो मुझे पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शायद दिया है। बाकी नाम्स को मैं इंडोर्स नहीं कर सकता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो नाम दिए या नहीं दिए हैं। तो अब देखते हैं कि उस पर कौन से नाम लेके प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं 3 नाम लेके शॉर्ट लिस्ट करके लीडर ऑफ द अपोजिशन के पास जाते हैं। अच्छा, मगर आप फिर चाहेंगी या पीपल्स पार्टी पुश कर रही है कि अगर इनका नाम दिया गया है तो इन्हीं को निगरान वज़ीर आज़म बनना चाहिए, या इसहाक डार कोई नून लीग से कोई भी शख्सियत हो आपको कबूल होगा? देखें, सब नाम पे जो है डेफिनेटली लीडरशिप की और सारी लीडरशिप की इसके ऊपर डिबेट हुई। अगर उसमें जो भी नाम आते हैं, जो भी चीज़ आती है, लेकिन मैं इसको अभी भी कहूँगा कि मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल शख्स को ही निगरान वज़ीर आज़म होना चाहिए। कभी आपने देखा है कि कोई सियासतदान को आपने डेपुटेशन पे इसमें भेजा हो, क्या नाम है, इस्टेब्लिशमेंट से रिपोर्ट करके कोई सेक्रेटरी लगाया हो या कोई जज लगाया हो? हमेशा इंक्रोचमेंट यहाँ पर ही होती है कि आप यहाँ पर एक रिटायर्ड जज को लगाएं या रिटायर्ड ब्रोकेट को लगाएं और वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस और अच्छे इलेक्शंस करा सकता है। सियासतदान क्यों नहीं करा सकता? मगर आपने KP में ज़ाहिर एक सियासतदान को CM नहीं लगाया था, मगर उसके बाद हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में बंदर बांट हुई कि किस तरीके से फिर एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी हो रही थी कि हमारे इतने वज़ीर हैं, हमारे इतने वज़ीर हैं, जिसका इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भी ले लिया। अगर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आप एक सियासी शख्सियत लगाएंगे तो इलेक्शन कमीशन इसका नोटिस ले सकता है, और अगर आपने लगा दिया और नोटिस नहीं लिया तो फिर आप लोग आपस में लड़ रहे होंगे, मेरा फला वज़ीर होगा, मेरा फला वज़ीर होगा, मेरा फला वज़ीर होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, मुख्तलिफ ममालिक में अगर आप देखें वहाँ पर केयर टेकर सेटअप का कोई मैं समझता हूँ कि रुझान ही नहीं है, और ऐसे इलेक्शन पाकिस्तान में है केयर टेकर सेटअप का रुझान और केयर टेकर सेटअप आता है, लेकिन मुख्तलिफ बहुत से ममालिक में जो है, मेजॉरिटी ममालिक में ऐसी चीज़ नहीं है। KP का जो हवाला है, हमने जो है वो लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन ने, मैं समझता हूँ कि CM जो है वो पॉलिटिकल नहीं है, बाकी चीज़ें पॉलिटिकल हैं। अगर इलेक्शन कमीशन ने उसमें जो है वो लेटर लिखा है, दुरुस्त लिखा है, क्योंकि वो निगरान हुकूमत ऐसी है KP में जो कि डेवलपमेंट स्कीम्स भी दे रही हैं, जॉब्स भी दे रही हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग भी कर रही है। ऐसा लगता है जैसे इलेक्टेड हुकूमत तो कोई निगरान हुकूमत ना हो। निगरान हुकूमत की बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि आप रोज़मर्रा की चीज़ों पर अमल दरामद करते हैं। वहाँ तो ऐसे लग रहा है जैसे इलेक्टेड हुकूमत और एक मखसूस पार्टी के लिए वो काम कर रहे हैं। मगर जलील अब्बास जिलानी तो सियासी शख्सियत नहीं है ना, आपकी तरफ से उनका नाम दिया गया, आप कंफर्म भी कर रहे हैं, तो फिर आप सारे सियासतदानों के नाम देते अगर आप चाहते हैं कि सियासतदान हो। दूसरे इदारों में तो नहीं जा सकते सियासतदान कुछ करने, मगर हमारे यहाँ कोई ब्यूरोक्रेट या रिटायर्ड जज की बात होती है तो आपने तो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट का ही नाम दिया। देखें, अभी आप पाकिस्तान में जिस शख्स को भी कहें कि जी ये निगरान वज़ीर आज़म या किसी भी ओहदे के लिए हो, तो उसका किसी न किसी से ताल्लुक़ आप बना लेंगे कि जी फ़लाँ का ताल्लुक़ फ़लाँ के साथ है, फ़लाँ का दोस्त है, फ़लाँ का रिश्तेदार है। अभी उनका नाम गर्दिश में कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि यूसुफ गिलानी साहब के रिश्तेदार हैं। अब किसी का रिश्तेदार होना, किसी का ताल्लुक़ होना, किसी के साथ दोस्ती होना, ये कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। मैं समझता हूँ अगर एक कॉम्पिटेंट शख्स है और वो वज़ीर आज़म बनते हैं निगरान वज़ीर, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ऐसा तगड़ा वज़ीर आज़म हो जो इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए, जो RTS का स्विच ऑफ ना होने दे, जो RO इलेक्शन ना कराए, जो बग से चोरी ना होने दे, जो ये इलेक्शन ऐसा कराए जिसके वोट डाले जाएँ उसी के गिने जाएँ, किसी और के न गिने जाएँ, और जिसको भी पाकिस्तान के अवाम मगर गुंडी साहब, आपको पता है ना ये चीज़ निगरान वज़ीर आज़म के हाथ में तो होती नहीं है। 2008 में एक शरीफ आदमी को आपने लगा दिया, मगर वो क्या कर सका मुल्क साहब? बाद में जो इस्टेब्लिशमेंट ने करना था वो किया इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बनाने के लिए, और इस दफ़ा आप लोग तो इस्टेब्लिशमेंट के रॉन्ग साइड पर नहीं है, इमरान खान साहब हैं, तो आप लोगों को तो ये डर नहीं है, तो फिर क्यों ये इतना ज़्यादा शिकंजा का शिकार है? नहीं,
मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता। मैं भी कहता हूँ कि आप तगड़े वज़ीर-ए-आज़म को लगाएं जो कि स्टैंड ले सके। अगर 2018 में हमने गलत शख्स को लगाया, शरीफ आदमी को लगाया, शरीफ आदमी का काम फिर जो है वो ये तो नहीं है कि वो स्टैंड ले सके। अगर वो शरीफ आदमी, बिल्कुल शरीफ आदमी थे, लेकिन क्या उस पर स्टैंड ले सके? क्या आज तक आपको और मुझे जवाब मिल सका कि RTS का स्विच क्यों ऑफ कर दिया गया था? इतने पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसे आपने ज़ाय किए, उसके बाद स्विच ऑफ करना था तो पहले से कह देते कि हमने फ़लाँ को बनाना है। हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जो है एक ऐसा इलेक्शन हो जो हमारा ख्वाब है कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों माने कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए। अच्छा, मगर वो किस सूरत में होगा? अगर वो नून लीग की कोई शख्सियत हो, शाहिद खान अब्बासी साहब हों या फिर इसहाक डार साहब हों, उस सूरत में भी आप मानेंगे जो भी बनेगा वो आप लोगों के कंसेंसस से क्योंकि बन रहा होगा? नए सेंसस की मदद पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ होगी। 24 करोड़ अवाम में जो भी शख्स हो जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए, जिस सूरत में भी हो, जिस शख्सियत को हो, जिस पार्टी से भी उसका ताल्लुक हो, हम कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो उसके। बहुत शुक्रिया कोंडी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है। पीपल्स पार्टी में कम से कम वो ये बता रहे हैं कि शायद जलील अब्बास जिलानी साहब जिनका नाम सबसे ज़्यादा गर्दिश कर रहा है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से दिया गया है। इसके अलावा आज अहम डेवलपमेंट हुई है। तहरीक इंसाफ मुसलसल एहतजाज और एतराज़ कर रही थी कि इमरान खान साहब को सही कंडीशंस में नहीं रखा गया है, C क्लास दी है। इस हवाले से जो जेल इंतज़ामिया है उसका मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। इसके अलावा आज अदालत में भी इस हवाले से बहुत अहम समाअत हुई है। क्या तफसीलात हैं, सारे मामला आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI इमरान खान की अटक जेल में कैद पर तहरीक इंसाफ मुसलसल खदशात का इज़हार कर रही है और दावा कर रही है कि चेयरमैन PTI के साथ अटक जेल में बेहतर सलूक नहीं किया जा रहा है, उन्हें सहूलियात नहीं दी जा रही हैं और उनकी जान को भी खतरा है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कह दिया है कि चेयरमैन PTI को वो तमाम सहूलियात फराहम की जाएँ जिनके वो हकदार हैं। लेकिन अब से कुछ देर पहले पंजाब के महकमा जेल खाना जात के तर्जुमान का बयान सामने आया है जिसके मुताबिक चेयरमैन PTI को सिक्योरिटी वजूहात पर अटक जेल में अलहदा पोर्शन में रखा गया है। कानून के मुताबिक उन्हें एयर कूलर, चारपाई और छत वाला पंखा दिया जा चुका है। इसके अलावा उन्हें बेड, मैट्रेस, तकिया, टेबल और 2 कुर्सियां भी दी गई हैं। तर्जुमान के मुताबिक जेल और बैरक की सफाई सुथराई का मुकम्मल इंतजाम किया गया है। चेयरमैन PTI को जरूरी तिब्बी सहूलियात भी फराहम की गई हैं। जेल मैनुअल के मुताबिक डॉक्टर्स की निगरानी में चेयरमैन PTI इमरान खान को खुराक मुहैया की जा रही है, जबकि वकील और फैमिली को जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकात की सहूलत भी हासिल है। इससे पहले आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की अपील पर पहली समाअत हुई थी, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया है और इलेक्शन कमीशन को नोटिस भी जारी कर दिया है। लेकिन अगली समाअत की फौरी तारीख मुकर्रर नहीं की है, जबकि आज ही चेयरमैन PTI को जेल में 1 लाख की फराहमी और अडियाला जेल मुंतकली से मुतालिक उनकी दरख्वास्त पर वफाक और पंजाब हुकूमत से जुमे तक जवाब तलब कर लिया गया है। आज सुबह जब इस दरख्वास्त पर समाअत हुई तो चेयरमैन PTI इमरान खान के वकील शेर अफजल मरवत ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक को बताया कि अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात का ऑर्डर किया था, मगर अदालती हुक्म के बावजूद कल चेयरमैन PTI इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। तो उस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि उन्होंने मुलाकात ना कराने की कोई वजह बताई, तो वकील ने जवाब दिया कि 6 बजे तक मुलाकात का वक्त होता है और ऑर्डर लेट जारी हुआ था। इस दौरान चेयरमैन PTI के वकील शेर अफजल मरवत ने ट्रायल कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर से मंसूब फेसबुक पोस्ट पर FIA की तहकीकात का मामला उठाया और कहा कि कल FIA ने हमारे एक वकील को तफ्तीश के नाम पर 8 घंटे बिठाए रखा। अब ख्वाजा हारिस को भी आज के लिए नोटिस जारी किया गया है। इस तरह से बिठाना, गैर कानूनी हिरासत में रखना है। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि मुझे पता चला है, एडमिनिस्ट्रेटिव साइट पर इसको देखता हूँ, तफ्तीश के नाम पर यह नहीं होना चाहिए कि किसी को तंग किया जाए। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि कानून में कैदी को जो हक दिया गया है वो जरूर मिलना चाहिए, हर किसी के हुकूक हैं, वकील से मुलाकात कराने से इनकार नहीं किया जा सकता। आप सिर्फ ये ख्याल रखें कि इसको सियासी मामला ना बनाएं और वहाँ पर रश ना लगाएं, 1-1, 2 या 3 वकला मिलकर चले जाएं। इस्लामाबाद की अपनी जेल नहीं है, इसलिए कैदियों को अडियाला जेल रावलपिंडी में रखा जाता है। अटक जेल और दीगर जेल भिजवाने का क्या तरीक़ाकार होता है? तो चेयरमैन PTI के वकील ने जवाब दिया कि हुकूमत के पास कैदी को पंजाब में किसी भी जेल में शिफ्ट करने का इख्तियार होता है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि नवाज शरीफ ने कोट लखपत जेल जाने की दरख्वास्त दी थी जो मंजूर हुई थी। इस मौके पर चेयरमैन PTI इमरान खान के वकील ने मौका इख्तियार किया कि चेयरमैन PTI जेल रूल्स के मुताबिक 1 क्लास की सहूलत हासिल कर सकते हैं। अटक की डिस्ट्रिक्ट जेल में 1 क्लास नहीं है, इसलिए वहां कैद तन्हाई में रखा गया है। चेयरमैन PTI को बैरक के बजाय सेल में रखा गया है। रात को बारिश का पानी भी उस कमरे में चला गया था जहां चेयरमैन PTI को रखा गया है और वो सो नहीं सके। चेयरमैन PTI को अडियाला जेल में रखने का कहा गया था, मगर अटक जेल भिजवा दिया गया। तो चीफ जस्टिस ने पूछा कि अडियाला जेल के बजाय डिस्ट्रिक्ट जेल अटक भिजवाने का ऑर्डर किसने किया? उनका मजीद कहना था कि ट्रायल कोर्ट ने सजा दी है, मगर बतौर कैदी जो हुकूक हासिल हैं उनसे महरूम नहीं किया जा सकता। इस पर चेयरमैन PTI के वकील का कहना था कि चेयरमैन PTI को सिर्फ 1 क्लास के हक से महरूम करने के लिए अटक जेल में रखा गया है। इमरान खान को घर का खाना फराहम करने की इजाज़त देने का भी ऑर्डर किया जाए। समाअत के आखिर में चीफ जस्टिस ने वफाक
और पंजाब हुकूमत के नुमाइंदों को हिदायत की कि परसों तक पूछ कर बताएं कि कैदी की जेल मुंतकली का फैसला कौन करता है और इसका मुरव्वजा तरीक़ाकार क्या है। इस दौरान इमरान खान के वकील ने इस्तदा की कि केस को परसों के बजाय कल समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि तबीयत की खराबी के बायस शायद कल में दस्तयाब नहीं होगा। यूं अदालत ने अगली समाअत 11 अगस्त तक मुलतवी कर दी, लेकिन अपने तहरीरी हुक्मनामे में लिखा है कि चेयरमैन PTI इमरान खान जेल मैनुअल और दीगर मुतल्लिका कवानीन के मुताबिक जिन सहूलियात के हकदार हैं वो तमाम सहूलियात उन्हें फराहम की जाएँ। आज ये समाअत मुकम्मल होने के बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के डिवीजन बेंच ने तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की मरकजी अपील और सज़ा मुअत्तल करने की दरख्वास्त पर भी समाअत की। समाअत के आगाज़ में चेयरमैन PTI इमरान खान के वकील लतीफ़ खोसा ने नुक्ता उठाया कि कल हमारे एक वकील को FIA ने 8 घंटे अपने पास रखा। फिर बाबर अवान ने इस्तदा की कि अदालत एक ऑर्डर जारी कर दे कि वकला को तंग ना किया जाए, तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुझे शेर अफजल मरवत ने सुबह बता दिया था। तो इस मौके पर शेर अफजल मरवत ने कहा कि अब एक FIR दर्ज कर ली गई है कि हमने पुलिस वालों के कपड़े फाड़ दिए। इस दौरान लतीफ़ खोसा ने दलाइल देते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट ने 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। ट्रायल कोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा जो सजा सुना सकती थी वो उसने इमरान खान को सुना दी। चेयरमैन PTI का हक दिफा खत्म किया गया। हक दिफा खत्म करने के खिलाफ दरख्वास्त इस अदालत में ज़ेर इल्तवा है, मगर इसके बावजूद फैसला सुना दिया गया। सिर्फ इस एक बुनियाद पर सजा को खत्म किया जा सकता है। यह अदलिया का मजाक बनाने के मुतरादिफ था। कभी नहीं हुआ कि मामला हाई कोर्ट में हो और ट्रायल कोर्ट फैसला सुना दे। ट्रायल कोर्ट ने जिस जल्दबाजी में यह सब कुछ किया, ऐसा कभी नहीं हुआ। अदालत से इस्तदा है कि अपील पर फैसले तक चेयरमैन PTI की सजा को मुअत्तल किया जाए। इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से केस का मुतल्लिका रिकॉर्ड तलब करने का हुक्म जारी कर दिया और साथ ही चेयरमैन PTI की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर नोटिस जारी करते हुए कहा कि इस केस में पहले इलेक्शन कमीशन को भी सुन लें। इस दौरान चेयरमैन PTI के वकील ख्वाजा हारिस ने मौका अख्तियार किया कि मेरे क्लर्क को हाई कोर्ट में दाखिल होने से रोका गया। मैंने उससे कहा कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है उसका वॉइस नोट मुझे भेजो, मैं इसका ट्रांसक्रिप्ट भी जमा करा रहा हूं। मैंने चीफ जस्टिस को दरख्वास्त भी दी है। मेरे मुंशी को हाई कोर्ट में दाखिल होने से रोकने वाले की तस्वीर मौजूद है। ख्वाजा हारिस ने मजीद तफसीलात बताई कि मैं ट्रायल कोर्ट में 12:15 पर पहुंच गया था, मगर बताया गया कि 12:30 बजे फैसला सुना दिया जाएगा और जब जज साहब आए तो मैं रोस्ट्रम पर था। मैंने दरख्वास्त दी, मगर जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि मैं फैसला सुनाने लगा हूं। जज ने मुझे मुकम्मल नजरअंदाज करते हुए फैसला सुनाना शुरू कर दिया। ट्रायल कोर्ट के जज के ऑर्डर में हमारी तो हाजिरी ही नहीं लगाई गई। जज साहब ऑर्डर में मेरे बारे में ये तो लिख देते कि मैं आया था लेकिन मुझे सुना नहीं गया। अब अदालत देख ले कि यह सजा मुअत्तली का मिसाली केस है या नहीं है। ख्वाजा हारिस ने मजीद कहा कि ट्रायल जज ने इंतहाई जल्दबाजी में ट्रायल चलाया। हाई कोर्ट ने 2 दरख्वास्तों पर 7 दिन में फैसला करने का कहा, लेकिन ट्रायल जज ने तीसरे दिन ही फैसला कर दिया। तीसरे दिन ना सही 5वें दिन फैसला कर देते। क्या जल्दबाजी थी। आखिरी समाअत के दिन मैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और एहतसाब अदालत में मसरूफ था। 10:30 बजे ट्रायल जज को बताया गया कि मैं ट्रायल कोर्ट आ रहा हूं। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने ख्वाजा हारिस से कहा कि ख्वाजा साहिब नोटिस जारी कर दिया है, जवाब आ जाए तो फिर देखते हैं। तो ख्वाजा हारिस बोले कि मैं 1-2 गुजारिशात अदालत के सामने करना चाहता हूं। मुझे सुने बगैर एक फैसला लिख दिया गया, तो इसकी क्या अहमियत है? आपने 6 महीने सुनने के बाद यह फैसला करना है कि फैसला सुने बगैर दिया गया था। किसी गवाह ने नहीं कहा कि जो कुछ किया गया वो दानिस्ता और जानते बूझते किया गया था। अगर ऐसा कुछ लिखा गया है तो वो जज हुमायूं दिलावर साहब ने अपनी जानिब से ही लिखा है। इसके बाद ख्वाजा हारिस ने समाअत कल तक मुलतवी करने की सदा की, तो चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि कल केस को समाअत के लिए रखना मुमकिन नहीं है। मैंने शेर अफजल मरवत साहब को भी बता दिया था, मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, कल मेरे मेडिकल चेकअप हैं। इसके बाद समाअत अगले हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी गई, लेकिन तहरीक इंसाफ ने कोर कमेटी के इजलास के बाद जारी होने वाले एलामिये में आज की अदालती कार्रवाई पर मायूसी का इजहार कर दिया है। अल्लाह हाफ़िज़।